नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के कहर को लेकर, जो कि लगातार जारी है। पिछले 6 महीने में राजधानी में डेंगू के 3000 से ज्यादा मामले मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हो गई है। ये जानकारी दिल्ली नगर निगम एमसीडी के द्वारा सदन में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से सामने आई है। उधर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डेंगू के 10% मरीजों में DEN2 वेरिएंट मिला है। एक रिपोर्ट देखिए। एमसीडी के मुताबिक सितंबर में दर्ज किए गए डेंगू के मामलों की संख्या 4 साल में सबसे ज्यादा रही। हालांकि एमसीडी द्वारा मंथली डाटा शेयर नहीं किया गया। एमसीडी ने 5 अगस्त को पहली बार डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के आधिकारिक आंकड़े शेयर किए। इसके मुताबिक 5 अगस्त तक डेंगू के 348 केस मिले, जबकि जुलाई में 121, जून में 40 और मई में 23 केस सामने आए थे। आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 24 में अब तक डेंगू के 3013 केस मिले। पिछले सालों की बात करें तो 2022 से 23 में डेंगू के 4469, 2021 से 22 में 9613, 2020 से 21 में 1 और 2019 से 20 में 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा दिल्ली में 1 अप्रैल से अब तक मलेरिया के 294 केस सामने आए हैं, जबकि चिकनगुनिया के 23 केस मिले। रिपोर्ट के मुताबिक गाजियाबाद के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद में 50 मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजे गए थे। इसमें 5 मरीज डेंगू के DEN2 वेरिएंट से संक्रमित मिले। अधिकारियों के मुताबिक डेंगू के अभी तक 4 वेरिएंट DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4 सामने आए हैं। DEN2 को सबसे ज्यादा संक्रामक माना जाता है। डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण प्लेटलेट काउंट में कमी है, लेकिन DEN2 वेरिएंट में मरीज को शॉक सिंड्रोम से अधिक संबंधित है और ब्लड प्रेशर में कमी, कम पेशाब, कमजोरी और चक्कर आते हैं। ऐसे में मरीज को डेंगू बुखार कम होने के बाद भी कम से कम अगले 5 दिनों तक स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है। डेंगू संक्रमण DEN1, DEN2 और DEN3 के साथ DEN4 वायरस से फैलता है। और मुद्दे की बात में आज इसी विशेष मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत, क्योंकि लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। लेकिन डेंगू को लेकर प्रशासन पहले से कितना चेतता है, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। डॉक्टर गौतम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गौतम सिंह जी हैं, IMH दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कक्कड़ हमारे साथ में है, रीजेंसी कानपुर की ओर से जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे डॉक्टर कक्कड़ के साथ में, रीजेंसी से हमारे साथ में जुड़े हुए कानपुर से। कक्कड़ साहब, बहुत स्वागत आपका। डेंगू के मामले इस मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि बरसात के मौसम में डेंगू आता ही आता है। क्या कमियां होती हैं? हालांकि प्रशासन के पास एक जिम्मेदारी होती है कि डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करे कि अपने आसपास पानी ना भरने दें, गंदगी ना फैलाएं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के मामले सामने आते हैं। कुछ प्रशासन की लापरवाही, कुछ लोगों की लापरवाही। और इस मौसम में सिर्फ डेंगू ही नहीं बल्कि कई ऐसे बुखार भी आते हैं जो लंबे वक्त तक लोगों को परेशान और बीमार कर देते हैं। ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? राजीव कक्कड़ जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल मिल रही है। सॉरी, इनिशियली आवाज नहीं आ रही थी हमारी। बिल्कुल आवाज आ रही। एक बार अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट करेंगे? जी राजीव जी, बरसात के मौसम के बाद लगातार हम देखते हैं कि डेंगू के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। प्रशासन अपना काम करता है, लोगों को जागरूक करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने आसपास गंदगी फैलाते हैं और इसी के चलते डेंगू उनको परेशान करता है। क्या आम लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए? डेंगू से बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए, बिल्कुल आजकल बरसात के बाद में डेंगू के इन्फेक्शन के काफी पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। उसका मुख्य कारण मच्छर होते हैं। मच्छर जो कि बरसात के बाद ठहरे हुए पानी में होते हैं। आपके घर के आसपास जो गंदगी होती है, जो आपके कंटेनर्स, अक्सर देखा हुआ है कि लोगों ने थर्मस रखे हुए हैं, खुले हुए कंटेनर रखे हुए हैं, पुराने आपके कूलर है, कूलर की टंकियां हैं, जो जहाँ पे वाटर रिजर्व होता है, जहाँ पे स्टेगनेट वाटर होता है, वहां पर इन्फेक्शन ज्यादा होता है। वहां पे मच्छर होते हैं जो डेंगू को लेकर के जाते हैं, जिनको हम लोग वेक्टर कहते हैं, जो वायरस उन मच्छरों में होता है और मच्छरों के काटने के कारण वो एक आदमी से दूसरे आदमी पर फैलता है। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको मच्छर काटते हैं और उससे फिर दूसरे लोगों को, स्वस्थ मरीज में
मच्छर काटने के बाद ये इन्फेक्शन होता है। तो उसको बचाव का सबसे महत्वपूर्ण चीजें जरूरी है कि साफ सफाई, घर के आसपास या घर के अंदर पानी को जमने ना दें। जहां पानी रुका हुआ होगा वहां पे अगर मच्छर होते हैं तो उसके ऊपर स्प्रेड करता है इन्फेक्शन। तो ये बहुत जरूरी है कि इनका हम घर के आसपास सफाई रखें, मच्छरों को होने ना दें, मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट करें, कुछ चीजें ऐसी करें जिससे कि हम लोगों के मच्छर को मर सके। लेकिन एक बहुत अहम चीज होती है कि अक्सर हमने देखा है जो केमिकल हम लोग यूज करते हैं उसका प्रभाव हमारे सांस के और हमारे फेफड़े को पड़ता है। स्पेशली वो लोग जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए जरूरी है कि मच्छरदानी का प्रयोग करें और कोशिश करें कि फ्यूम्स का या जो कि इंसेक्टिसाइड्स है उनको बचे, क्योंकि उससे सांस के मरीजों में इस तरह का अटैक होने का डर रहता है। ठीक है, यानी बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आप अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने आसपास सफाई रखेंगे तो इस बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। आपके पास जाएंगे राजीव जी, जैसे ही डेंगू के पुष्टि होती है हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी तुरंत हम देखने लग जाते हैं, या डॉक्टर्स की ओर से भी हमें ऐसा बताया जाता है कि प्लेटलेट्स कई बार लोगों को एक्सटर्नली भी चढ़ाई जाने लग जाती हैं। लेकिन कई अस्पतालों में ऐसा भी बना दिया गया है, हालांकि गवर्नमेंट ने उसको लेकर कुछ नियम भी अब बना दिए हैं कि ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग प्लेटलेट्स के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके जो अस्पताल होते हैं वो उनको चढ़ाने लग जाते हैं मुनाफे के लिए, निजी फायदे के लिए। ऐसा भी होता है। ऐसे में लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ होता ही है, इसके साथ ही साथ कुछ घरेलू नुस्खे लोग अपनी ओर से अपनाने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स की ओर से बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते बताए जाते हैं। लेकिन क्या ये चीजें नुकसान भी कर सकती हैं? क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट जितनी तेजी के साथ गिरता है ऐसा माना जाता है कि उतनी ही तेजी के साथ उठता भी है। अब एक तरफ डॉक्टर का उपचार भी चल रहा है, उससे भी आप रिकवर कर रहे हैं, आपने घरेलू नुस्खे भी अपनाए हैं, उससे भी आपके प्लेटलेट काउंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे घरेलू चीजें आपको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी पहुंचाती हैं अगर डॉक्टर की सलाह के बिना किया जाए तो? बिल्कुल सही कहा। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि डेंगू की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इनिशियली इसका इलाज घर पे ही हो जाता है, लेकिन अगर आपका प्लेटलेट फॉल कर रहा है, लेकिन गिरने पे जरूरी है कि अगर 1 लाख से ऊपर है और वो 2 लाख से 3 लाख से 1 लाख आया है तो डरने की कोई बात नहीं है। इवन अगर 50,000 भी है और पेशेंट को अगर कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर वो कहीं से ब्लीड नहीं कर रहा है तो प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। अमूमन हम लोग ये कहते हैं अगर 20,000 से कम होता है तब करते हैं। कभी कभी वो 10,000 भी आ जाता है और पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, वो शॉक में नहीं है और उसको कहीं से ब्लीडिंग अगर नहीं भी हो रही है तो उस परिस्थिति में हम लोग उसको प्लेटलेट नहीं चढ़ाते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्लेटलेट तभी चढ़ाया जाए जब उसको वास्तविकता, उसको जरूरत है, डॉक्टर की सलाह से करा जाए और उन दवाइयों का या अपने आप मरीज दवा की दुकान में जाकर के दवाइयां लेकर के प्लेटलेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करी जाए। ये बात पक्की है कि कुछ ऐसी है दवाइयां आयुर्वेदिक और उसमें मिलती है जिससे कहते हैं, क्लेम करते हैं कि प्लेटलेट वो बढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता में जरूरत तभी पड़ती है जबकि प्लेटलेट की इतनी ज्यादा गिर जाए कि हमें ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाए, बॉडी में कहीं से ब्लीड करे, नाक से या गट से या यूरिन से कहीं से ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाए, एकदम से ब्लड प्रेशर फॉल करने लगे। और प्लेटलेट चढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमको उससे पहले हॉस्पिटलाइज हो जाए। इसलिए बेहतर यही है डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी राय लें, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अगर वो स्टेज पहुंच गई है जब हम पेशेंट बहुत सीरियस है तो उस कंडीशन में इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और उससे पहले बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसा डॉक्टर ने बताया कि ब्लड वेसल्स से प्लाज्मा लीक कर जाता है, बाहर आ जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, अगर फीवर नहीं रिस्पॉन्ड करता है, बॉडी में रैशेस है और फीवर की कहीं से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में सीधे एडमिट करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही प्लेटलेट की चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, यानी चिकित्सकीय परामर्श जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर खुद ब खुद हम कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। यानी भयावह स्थिति बनी हुई है, मरीजों को यहाँ पर लगातार उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और देखिए अस्पतालों में व्यवस्थाएं कितनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक बार राजीव कक्कर के पास फिर से जाते हैं। राजीव जी, देखिए अभी हमने एक वेरिएंट का नाम लिया DEN2, ये वेरिएंट अभी फिलहाल काफी चर्चा में है, जैसा कि डॉक्टर गौतम ने कहा कि बहुत एग्रेसिव भी है। लेकिन अब हर बीमारी में नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। कोरोना के बाद से हमने इतने सारे वेरिएंट्स का नाम सुना है, मुझे लगता है कि आप डॉक्टर्स ने भी कई सारी बीमारियां और ज्यादा बढ़ गई है जिनका इलाज अब आपको करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नई बीमारियां पनपती जा रही हैं? इसके पीछे आपको लगता है कि क्या वजह हो सकती है? क्योंकि सिर्फ कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स नहीं आए थे, अब देखिए डेंगू में भी आ गए हैं, वायरल में भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं। बिल्कुल सही कहा कि नई बीमारियां, ये काफी बीमारियां पहले की हैं
डेंगू कोई नई बीमारी नहीं है, इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है, वो भी नया नहीं है। अगर हम कोविड की बात करें तो वो भी नया नहीं है, उसका प्रारूप बदल गया है, उसका काफी कुछ मैनिफेस्टेशन बदल गया है। दूसरा, पहली चीज है हमारी डायग्नोस्टिक टूल्स बेटर हो गए हैं, चीजें हम अर्ली डायग्नोस कर जाते हैं। पहले ऐसा होता था एक फीवर आया और उसके बाद बहुत सारी डेथ हो गई है, मालूम ही नहीं पड़ा उसका कारण क्या था। उसका कोई गांव का नाम या कोई शहर का नाम दे करके हम लोगों ने छोड़ दिया कि वहां एक महामारी आई है और लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता था। पहली चीज है कि हमारी मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, और उसके नाम के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। दूसरी चीज जो आपने बहुत अहम कही है, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जो इस तरह का पैटर्न है, हमारी इम्यूनिटी, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम इन्फेक्शन कैसे कैरी करते हैं। कोई इन्फेक्शन दो चीजों पे भिन्न करता है, एक तो हमारा किस चीज से इन्फेक्ट हो रहे हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरी आपकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसी है। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारे जो खाने का पैटर्न है, हमारा एक्सपोजर है, हमारी स्लीप का है, ये सारी चीजें हमें इम्यूनिटी लो करती हैं। हम जो फूड खाते हैं, जो खाना खाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम होने की वजह से कुछ मेडिसिन चलती है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, प्रेगनेंसी है, छोटे बच्चे हैं, कुछ लोगों को ऐसी दवाइयां चल रही होती हैं, सांस के पेशेंट हैं, डायबिटीज है। जैसे डायबिटीज का इंसिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो जहां जितनी ज्यादा शक्कर होगी वहां पे आपको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे फैक्टर, आपकी इम्यूनिटी, लाइफ स्टाइल, एक्सपोजर, और जो हमारा एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स, जो डिफरेंट फूड आर्टिकल्स हम खा तो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या चीज मिली हुई है, उसमें क्या हम लोग खा रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को डिसाइड करती हैं और इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। जो एनिमल है वो पहले जंगल में रहते थे, धीरे धीरे हम लोगों ने जंगल को कैच करना शुरू कर दिया, वेजिटेशन खत्म कर दिया है, एनिमल के बहुत कांटेक्ट में आ गए हैं। बहुत सारी बीमारियां जो एनिमल में होती थी वो अब डायरेक्ट ह्यूमन में ट्रांसमिट होकर के उसका प्रारूप बदल रहा है, वो म्यूटेट कर जाती है। एनिमल में उनका मैनिफेस्टेशन अलग होता है, ह्यूमन टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन में जब ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है उसका प्रारूप बदल जाता है, उसकी इंटेंसिटी बदल जाती है। जैसे पिग में इन्फेक्शन के बाद जो वायरस हो उनका मैग्निफिकेशन हो जाता है, बैट्स से ह्यूमन, ह्यूमन से किसी और में, एनिमल में आने पर उसका मैनिफेस्टेशन बदल जाता है। और नेपाह वायरस अभी इसका ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं। हाँ जी, नेपाह वायरस करके अभी एक आया था, नेपाह वायरस। सही कहा आपने, वो अभी जो हुआ है साउथ में हो रहा है, वहां पे हो रहा है, उसका भी एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है कि हम लोग का जो मूवमेंट होता है, पहले एक जगह, एक कॉन्टिनेंट में आदमी रुका रहता था, उसी कॉन्टिनेंट में वो इन्फेक्शन रह जाता था, एक शहर से दूसरे शहर, और फ्लाइट से जल्दी जल्दी जाकर के लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे। जो हम लोग की मूवमेंट बेटर हो रहा है, हम लोग का जहाँ के कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके साथ में ये इन्फेक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यानी ट्रांसमिशन भी काफी तेजी के साथ में हो रहा है। और देखिए, लाइफस्टाइल के साथ ही चीजें बदल रही हैं। एक तरफ हम चीजों को टेक्नोलॉजी के साथ नए जोड़कर हमें लग रहा है कि हम काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं, लेकिन ये मॉडर्न होना हमें कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक बात की राजीव जी की इम्यूनिटी जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से बहुत इफेक्ट हो रही है। इस सवाल कक्कड़ साहब से है, मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ बताएं, क्योंकि इम्यूनिटी को लेकर हमने बात की, पूरा अच्छा सा लाइफस्टाइल गौतम जी ने बताया है। अच्छा, काढ़ों को लेकर भी जब से ये कोरोना आया है, मार्केट में तरह तरह के काढ़े लॉन्च हो गए, कई लोगों को बिजनेस भी खड़ा हो गया, ये आप सब जानते होंगे, डॉक्टर्स इस बात को बहुत बेहतर समझेंगे। लेकिन लोगों ने, जैसा कि गिलोय का आया था, बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपने रूटीन में रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू किया। कई लोगों ने शिकायतें इसके बाद दर्ज कराई कि उनको पेट दर्द की या फिर कुछ समस्याएं हो रही हैं। इनका कितना इस्तेमाल ठीक है और कितना इनसे बचना चाहिए, कक्कड़ साहब? देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर हम लोग केवल काढ़ों पे ही चले जाए और हम ये सोचे कि हम काढ़ा पी रहे हैं और हमें इम्यूनिटी हो गई है, अब हमें कोई बीमारी नहीं होगी, दिन में 10 सिगरेट पी रहे हैं, एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो शायद ये कारगर नहीं होगा। काढ़े कितने इफेक्टिव हैं, कितने नहीं इफेक्टिव है, ये कहना बहुत मुश्किल काम है एलोपैथी में। लेकिन अगर पुरानी पद्धति है, अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं और उसके साथ में कोई चीज मिला रहे हैं और आप अच्छा फील कर रहे हैं, तो लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कोविड पीरियड में लोग 10-10, 15-15 बार काढ़े ले रहे हैं, बहुत गरम गरम ले रहे हैं, उनका गला जल गया है, उनको एसिडिटी हो रही है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। क्या मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में मिलाना है, इसके ज्ञान के बिना लोग जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आयुर्वेदिक के नाम पे या किसी और चीजों के नाम पर कुछ चीजें भस लेकर के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर उसमें देखा है कि मेटल्स मिले रहते हैं या कोई ऐसी चीजें मिली रहती है, अल्टीमेटली आपकी किडनी फेल हो रही है। तो इस चीजों को उपयोग करने से पहले 10 बार उसके सोचना चाहिए
डॉक्टर ठीक से परामर्श करना चाहिए। आपकी किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है। डायबिटीज अक्सर लोगों को सुना है कि हमने कोई भस लेके ली और हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल हो गया। जब उसको एनालाइज कराया गया तो देखा गया कि उसमें एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी मिली हुई है। कुछ बीमारियां ठीक सांस है। के पेशेंट में है, उनकी भस ले रहे हैं तो उसमें स्टेरॉइड मिला हुआ है, लेकिन मिलाने वाले को ये नहीं मालूम है कितनी क्वांटिटी में क्या चीज मिलाई जाती है। बिल्कुल, यानी किसी भी चीज की अति ठीक नहीं है, बिल्कुल उसको सही मात्रा में अगर आप फॉलो करेंगे तभी वो आपके लिए कारगर और फायदेमंद साबित होगी। गौतम साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुनते हैं, उसके बाद समाप्त। ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा ही हो गया कि जैसे हम ये कहें कि हमें लखनऊ से आगरा जाना है तो हम बैलगाड़ी में जाते थे पहले। जी। हम बैलगाड़ी में जाते थे, अगर कोई बोलेगा क्या बैलगाड़ी में आप पहुंच सकते हैं कि नहीं, हम कहेंगे पहुंच सकते हैं, मगर आज हाँ। की डेट में हवाई जहाज है, ट्रेन है, भैया वो ले लो। तो यही डिफरेंस हो गया एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर और पुरानी पद्धति के अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब है या काम नहीं करती, किसी किसी में जो है वो अच्छा काम भी करती है, बट अगर वो बैलगाड़ी है तो ये हवाई जहाज है भाई। और हम देखिए, तो कह रहे हैं सही हवाई- जानकारी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एलोपैथी को हमने खिलवाड़ बना दिया, घरेलू नुस्खों तक सीमित कर दिया, तो वो ठीक नहीं रहेगा। उसमें सही मात्रा, सही क्वांटिटी और सही चीजों का मिश्रण होता था, और वो उसके जो जानकार वैद्य थे वही बता सकते थे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। प्रवीण, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर गौतम सिंह साहब थे हमारे साथ में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मुद्दे की बात में आज हमने बात की कि आखिर डेंगू से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि डेंगू महामारी लोगों की जान ले रही है। मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जगहों पर डेंगू से हालात भयावह नजर आ रहे हैं। मुद्दे की बात में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।